स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल आर.के. वर्मा में। मुल्ला नसीरुद्दीन की नई और बहुत मजेदार कहानी। फसल का बंटवारा। मुल्ला नसरुद्दीन की नई मजेदार कहानी। दोस्तों, अजमल खां बुखारा के सूबेदार का मुहल्गा रयत था। चापलूसी करने में उसका कोई सानी नहीं था। सूबेदार की हाँ में हाँ मिलाने वालों में उसका स्थान अव्वल था। काजी असलम मियां भी सूबेदार के ऐसे खास लोगों में शुमार किया जाता था जो सूबेदार के एक संकेत पर झूठ को सच या सच को झूठ करार दे सकता था। मुल्ला नसीरुद्दीन कुछ दिनों से सूबेदार की ताबेदारी में था। अजमल खां और असलम मियां दोनों ही मुल्ला को अपनी राह का रोड़ा मान रहे थे। उन्हें डर था कि कहीं मुल्ला नसीरुद्दीन अपने बुद्धिबल से सूबेदार का दिल न जीत ले। मुल्ला नसीरुद्दीन न तो चापलूसी करता था और न चापलूसी करने वालों को अपने पास फटकने देता था। अजमल खां अपनी चापलूसी की बदौलत सूबे की रैयती जमीन के कई टुकड़ों पर खेती करने का अधिकार सूबेदार से हासिल कर चुका था। सूबेदार अपनी प्रशंसा से खुश होने वाला इंसान था और अजमल खां उसकी इस कमजोरी का खूब लाभ उठाता था। थोड़ी सी तारीफ करने के बाद वह सूबेदार से कहता, हुजूर, अमुक स्थान पर जमीन का एक छोटा टुकड़ा परती पड़ा हुआ है। धरती तो वह भली जो अन्न उगाती हो। बंजर धरती से राज्य का नुकसान ही होता है। इससे बड़ा अपशकुन किसी राज्य के लिए कोई दूसरा नहीं हो सकता। आप कहें तो हुजूर, मैं उस परती जमीन पर हल चलवाऊं, उस बंजर धरती में फसलें उगाऊं। उस चापलूस की बात सुनकर सूबेदार कहता, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं काजी को बोल दूंगा। तुम जाकर उस जमीन का पट्टा तैयार करवा लेना। कोई दिक्कत हो तो बताना। इस तरह अजमल खां ने पूरे सूबे में जगह जगह पर बड़े बड़े भूखंडों पर अपना अधिकार कर लिया था। वह जब भी सूबेदार से मिलने जाता तो अपने साथ किसी फसल की सौगात लेकर जाता। कहता, सूबेदार साहब, आपने अमुक चीज तो हजारों बार खाई होगी, मगर मैं जो लेकर आया हूँ, खाकर देखिए, ऐसा स्वाद आपने पहले नहीं चखा होगा। सूबेदार उसकी सौगातों से खुश होता। मुल्ला नसीरुद्दीन को सूबेदार की ताबेदारी में लगे कुछ दिन ही हुए थे, मगर उसने यह समझ लिया था कि अजमल खां की ताकत उसकी चापलूसी में है और यह सूबेदार चापलूसी पसंद आदमी है। चापलूसों की इच्छा पूर्ति के लिए वह काजी को विवश भी कर देता है तथा नैतिक दृष्टि से काजी एक भ्रष्ट व्यक्ति है जो सामान्यतः निजी लाभ के लिए कानून और नियमों की अनदेखी कर देता है। मुल्ला नसीरुद्दीन को आदमी की अच्छी परख थी। सूबेदार और उसके आसपास रहने वाले लोगों को वह अच्छी तरह से समझ चुका था। बावजूद इसके वह अपने काम में इस तरह लगा रहता था कि जैसे कुछ जानता ही न हो। ईद का त्योहार था। पूरे बुखारा में जश्न का माहौल था। सूबेदार के महल को अच्छी तरह से सजाया गया था। मुल्ला नसीरुद्दीन से सुबह ही सूबेदार ने चुहल करते हुए कहा था, मुल्ला, तुम्हारी दाढ़ी से तो ऐसा गुमा होता है कि तुम एक समझदार इंसान हो, मगर तुम्हारा चुप चुप और गुमशुम रहना यह बताता है कि तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता। अरे, तुम बुखारा के सूबेदार के खास ताबेदार हो। तुम अगर अक्ल से काम लो तो तुम्हारी भी दिन दूनी रात चैगुनी तरक्की हो सकती है। अपने अजमल खां को ही देखो, लोग उसे अब खां साहब कह के बुलाते हैं। मुल्ला नसीरुद्दीन ने सूबेदार से आहिस्ते से कहा, हुजूर, मैं ऐसा ही ठीक हूँ। आपकी ताबेदारी में वक्त गुजर जाता है और परिवार के भरण पोषण के लिए रोटी मिल जाती है, इससे ज्यादा क्या चाहिए। आपके सूबे में पुश्तैनी जमीन का एक टुकड़ा है जिसमें 3 फसलें साल में काटता हूँ। खाने पीने के लिए इतना ही बहुत है। मुल्ला नसीरुद्दीन की बात सुनकर सूबेदार क्षुब्ध हुआ। वह चाहता था कि मुल्ला भी अजमल खां और असलम मियां की तरह उल्टे सीधे काम कर उसकी जेब भरे, मगर मुल्ला नसीरुद्दीन तो अपनी ही मिट्टी का बना था। उसे सूबेदार की परवाह कहाँ थी।
ऐसे लोग जो अपनी मेहनत की कमाई से संतुष्ट हो जाते हैं, उन्हें आने वाले कल की न तो चिंता होती है और न ही किसी की परवाह। मुल्ला नसीरुद्दीन भी ऐसा ही था। ऐन ईद की सुबह मुल्ला के जवाब से सूबेदार क्षुब्ध हो उठा था। उसने मन ही मन फैसला किया कि मुल्ला नसीरुद्दीन को वह अपनी चालों से अजमल खां और असलम मियाँ जैसा हामेहा मिलाने वाला ताबेदार बनाकर रहेगा, भले ही इसके लिए उसे मुल्ला को तंग ही क्यों न करना पड़े। शाम को सूबेदार के महल में ईद का जश्न मनाया जा रहा था। मुल्ला नसीरुद्दीन ताबेदारी में लगा था। असलम मियाँ और अजमल खां दोनों ही सूबेदार के खास मेहमान की हैसियत से उस जश्न में शामिल हुए। मुल्ला नसीरुद्दीन उन्हें सेवैया परोसता रहा। जब सारे मेहमान लौट गए तब सूबेदार ने मुल्ला नसीरुद्दीन से कहा, देखा मुल्ला, अजमल खां और असलम मियाँ की आज कैसी वाहवाही हो रही थी। यह वाहवाही उन्हें मेरी निकटता की वजह से हासिल हुई है। तुम भी अक्ल से काम लो तो। हुजूर, मैं तो आपका ताबेदार हूं। आप जो हुक्म दें करूंगा। अक्ल होती तो ताबेदारी क्यों करता, मुल्ला नसीरुद्दीन ने बीच में ही सूबेदार की बात काटकर कहा। मुल्ला नसीरुद्दीन की यह साफगोई सूबेदार को नहीं भाई। उसने अपने मन में फैसला किया कि वह नसीरुद्दीन को अपने लिए खासतौर से तैयार करेगा। यदि ऐसा कर पाया तो मुल्ला लोगों को बरगलाकर उसके लिए धन उगाही का खास जरिया बन सकता है। मुल्ला नसीरुद्दीन को राह पर लाने के लिए सूबेदार के मन में तरह तरह के ख्याल आते रहते थे। एक दिन सूबेदार ने फैसला किया कि मुल्ला को वह अपनी ताकत का एहसास कराएगा। हो सकता है कि उसकी ताकत का अंदाज लग जाने पर मुल्ला खुद ही उसके आगे घुटने टेक दे और वह जो चाहे मुल्ला वैसा ही करे। इस निर्णय के दूसरे दिन ही सूबेदार ने शाम को अजमल खां और असलम मियाँ को बुलवाया। जब दोनों आ गए तक सूबेदार ने शराब पीने की इच्छा जताई। चापलूस अजमल खां तुरंत शराब ले आया और काजी असलम मियाँ जाम तैयार कर सूबेदार को थमाने लगा। तीनों शराब की चुस्कियां लेने लगे। जब शराब का नशा सूबेदार पर हावी होने लगा तब सूबेदार ने चापलूस अजमल खां से कहा, सुनो अजमल, अपना जो ताबेदार है मुल्ला नसीरुद्दीन, उसे राह पर लाने की जरूरत है। वह आदमी बहुत काम का हो सकता है यदि मेहनत मशक्कत से जीने की अपनी जिद छोड़ दे। उसे रास्ते पर लाने के लिए मैं उसे अपनी ताकत दिखाने की तरकीब सोच रहा हूँ। तुम ऐसा करो कि उसकी जमीन पर लगी फसल के आधे हिस्से की दावेदारी कर दो। यह दावेदारी ऐसी हो कि मुल्ला की सारी फसल पर ही तुम्हारा कब्जा हो जाए। फसलें होती क्या हैं? गेहूं, धान, अरहर, मक्का। यही न? तुम दावा करना कि जमीन से ऊपर की फसल तुम्हें मिलनी चाहिए। मैं काजी से कहकर तुम्हें इसका पट्टा दिलवा दूंगा। इस तरह मुल्ला को यह अंदाज हो जाएगा कि हमसे मिलकर रहने में ही उसकी भलाई है। संयोग से मुल्ला नसीरुद्दीन उस समय उस जगह से गुजर रहा था और उसने सूबेदार की बातें सुन लीं। वह उन बातों को सुनकर जरा भी नहीं घबराया और मन ही मन मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। इस घटना के लगभग 1 महीने बाद सूबेदार ने मुल्ला नसीरुद्दीन को बुलाकर कहा, मुल्ला, तुम्हारी जमीन पर अजमल खां ने दावा किया है। उसने दस्तावेजी प्रमाण देकर बताया है कि उसके पुरखे और तुम्हारे पुरखे उस जमीन पर साथ साथ खेती करते थे तथा फसल तैयार होने पर आधा आधा बांट लेते थे। मुल्ला ने शालीनता से कहा, खां साहब इतने बड़े आदमी हैं, झूठ तो नहीं ही बोलते होंगे हुजूर। तो तुम फसल बांटने के लिए तैयार हो? सूबेदार ने मुल्ला नसीरुद्दीन से पूछा। हुजूर का हुक्म सिर आंखों पर, मुल्ला नसीरुद्दीन ने उसी शालीनता से कहा। उसी वक्त सूबेदार ने एक प्यादे को बुलाकर कहा, काजी को बुला लाओ। काजी असलम मियाँ तुरंत हाजिर हुआ। आते ही पूछा, क्या हुआ सूबेदार साहब? खादिम को क्यों तलब किया गया है?
अभी एक पट्टा बना दो कि मुल्ला नसीरुद्दीन की जमीन पर लगी फसल का ऊपरी भाग अजमल खां काटकर ले जा सकते हैं और जमीन के भीतर की फसल पर मुल्ला नसीरुद्दीन का हक होगा, सूबेदार ने काजी से कहा। फिर मुल्ला नसीरुद्दीन की तरफ देखते हुए पूछा, क्यों मुल्ला नसीरुद्दीन, ठीक है न? जी हाँ हुजूर। आप न्यायकर्ता हैं तो गलत क्या होगा? बस हुजूर, यह भी हुक्म जारी कर दें कि फसल की कटाई पिटाई का खर्च अजमल खां ही देंगे, मुल्ला नसीरुद्दीन ने सूबेदार से गुजारिश की। हाँ हाँ, क्यों नहीं, इतना तो अजमल खां को करना ही चाहिए, सूबेदार ने कहा और काजी की तरफ मुखातिब होकर आदेश दिया। हाँ, उस पट्टे में यह बात साफ तौर पर लिखी जानी चाहिए कि फसल की कटाई और बटाई का खर्च अजमल खां को ही भरना पड़ेगा। काजी वहां से सूबेदार को सलाम करता हुआ चला गया। मुल्ला नसीरुद्दीन निश्चिंत भाव से अपने काम में लग गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो, और सूबेदार परेशान हो उठा कि आखिर मुल्ला नसीरुद्दीन है किस मिट्टी का बना कि पूरी फसल काट लिए जाने के फरमान के बाद भी शांत है, जैसे कुछ हुआ ही न हो। दूसरे दिन ही अजमल खां को काजी ने पट्टा थमा दिया। पट्टा लेकर अजमल खां जब मुल्ला नसीरुद्दीन के खेत पर गया तब उसके पास सिर पीट लेने के अलावा कोई चारा नहीं था, क्योंकि खेत में आलू की क्यारियां थीं। अब पट्टे के मुताबिक आलू का पौधा अजमल खां को मिलना था और आलू मुल्ला नसीरुद्दीन को। आलू की कोड़ाई का सारा खर्च अजमल खां को पट्टे के मुताबिक भरना पड़ा और आलू का पौधा खेत से उठाकर ले जाना पड़ा। मुल्ला नसीरुद्दीन खुश था कि बिना खर्च किए उसके आलू खेत से घर पहुंच गए और खेत की सफाई भी हो गई। इस घटना से सूबेदार, अजमल खां और असलम मियां का मुंह लटक गया। उनकी चाल उल्टी पड़ी। गम गलत करने के लिए तीनों शराब पीने बैठे गए। सूबेदार पर जब नशा हावी होने लगा तब उसने अजमल खां से कहा, तुम्हारी मेहनत और पैसा दोनों पानी में गया, पर तुम चिंता मत करो, तुम्हारे इस नुकसान की भरपाई मैं कराऊंगा। अजमल, इस बार काजी से कहकर तुम्हारे लिए मुल्ला नसीरुद्दीन की खेत से जमीन के नीचे की फसल लेने का पट्टा बनवा देता हूं, तुम्हारे घाटे की इससे भरपाई हो जाएगी। अजमल खां की आंखों में उस वक्त मुल्ला नसीरुद्दीन के खेत के आलू घूम रहे थे। उसने आदत के अनुसार तुरंत हामी भरी, जी हाँ सूबेदार साहब, यही ठीक रहेगा। दूसरी तरफ मुल्ला नसीरुद्दीन यह समझ चुका था कि सूबेदार इस बार की पटखनी से घबरा गया होगा और अब अपना फरमान बदलेगा। इसलिए उसने खेत में गेहूं लगवा लिया और सूबेदार के नए फरमान की प्रतीक्षा करने लगा। संभावना के अनुरूप ही सूबेदार ने अजमल खां को इस बार मुल्ला नसीरुद्दीन की खेत से जमीन के नीचे की फसल ले जाने का पट्टा जारी करवाया था, बशर्ते कि वह फसल की कटाई व बटाई का खर्च अदा करे। मुल्ला नसीरुद्दीन के खेत में गेहूं की फसल तैयार हो चुकी थी। अजमल खां उसके पास वह पट्टा लेकर आया तो मुल्ला नसीरुद्दीन राजी खुशी से उसके साथ अपने खेत पर चला गया। अजमल खां अपने साथ खेतिहर मजदूरों की फौज लेकर गया था। मुल्ला नसीरुद्दीन के खेत में गेहूं की लहलहाती फसल देखकर उसके होश फाख्ता हो गए। आनन फानन में मजदूरों ने गेहूं की फसल काट डाली। शर्त के मुताबिक जमीन के ऊपर की फसल मुल्ला नसीरुद्दीन के हिस्से में आई और जमीन कोड़कर गेहूं की जड़ एक जगह पर जमा कर दी गई, जिस पर पट्टे के मुताबिक अजमल खां का हक बनता था। अजमल खां की जब चेतना लौटी तब वह भागा भागा सूबेदार के पास गया और सूबेदार से सारा हाल कह सुनाया। सूबेदार के भी होश फाख्ता हो गए। उसने सोचा, गजब का तेज दिमाग आदमी है यह मुल्ला नसीरुद्दीन भी। उसने अजमल खां से कहा, घबराओ नहीं, तुम्हारे नुकसान की भरपाई मैं अवश्य कराऊंगा। अजमल खां ने सूबेदार के सामने हाथ जोड़ लिए और कहा, अब बस भी कीजिए सूबेदार साहब, उस आदमी को वैसा ही रहने दीजिए जैसा वह है। दो बड़ी चोटें खाने के बाद भी यदि हम वैसा ही कुछ करेंगे तो यह बुद्धिमानी नहीं होगी बल्कि आबैल मुझे मार जैसा न्योता देना होगा।
सूबेदार को भी अजमल खां की बात जंच गई और उसने फिर दोनों ने 2-4 जाम पीकर अपना गम गलत किया। दूसरे दिन मुल्ला नसीरुद्दीन दाढ़ी सहलाता हुआ सूबेदार की ताबेदारी में फिर हाजिर हुआ, जैसे कुछ हुआ ही न हो। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, मुल्ला नसीरुद्दीन को अपनी दिलचस्प हरकतों से अच्छी ख्याति मिल गई थी। असल में उसकी मशहूरियत की असली वजह उसके काम करने के अटपटे अंदाज के प्रति गहरी रुचि ही थी, वरना मुल्ला नसीरुद्दीन था तो एक अदना इंसान ही। कोई कहता मुल्ला नसीरुद्दीन रोशन दिमाग शख्स है तो कोई मानता कि मुल्ला नसीरुद्दीन के काम करने का अंदाज अनोखा है। कुछ लोग मुल्ला नसीरुद्दीन के लंबे बूटेदार चोगे, नोकदार टोपी और नक्काशीदार जूती में उसके मशहूर होने का रहस्य तलाशते और इस तरह किसी न किसी बहाने मुल्ला नसीरुद्दीन चर्चा में रहता। सचमुच इस मशहूरियत में सबसे दिलचस्प बात यह थी कि मुल्ला नसीरुद्दीन को पता ही नहीं था कि वह मशहूर है। वह तो अपने काम में ही मशगूल रहता और मेहनत मजदूरी कर अपना घर चलाता। मुल्ला नसीरुद्दीन को शहर के अमीर उमरो जान गए थे, इसलिए उसके पास काम की कमी नहीं रहती। वह ईमानदारी के साथ अपना काम करता। एक अच्छी बात मुल्ला नसीरुद्दीन में यह थी कि वह अपने खर्च की सीमाएं जानता था और कभी भी अपनी इच्छा पूर्ति के लिए भावनाओं के अतिरेक में आकर कुव्वत से अधिक खर्च नहीं करता था। अपनी इच्छाओं को काबू में रखना मुल्ला नसीरुद्दीन खूब जानता था। कई बार उसकी पत्नी ने उसे उकसाया भी कि शहर के सभी नामचीन लोग तुम्हें जानते हैं, तुम उनसे सहायता लेकर अपना कोई रोजगार शुरू कर लो। इससे तुम्हारे पास भी दौलत हो जाएगी और हम लोग चैन की जिंदगी जी सकेंगे। अपनी पत्नी के ऐसे उकसावे पर मुल्ला नसीरुद्दीन हंस देता और प्यार से उसके बाल सहलाता हुआ कहता, बेगम, जब मुझे कोई नामचीन आदमी चैन में दिख जाएगा तब मैं उसके सामने सहयोग का मुद्दा रखूंगा। अभी तो जितने भी ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जिन्हें दुनिया नामचीन और दौलतमंद कहती है, उन्हें मैंने दिन रात बेचैन ही देखा है। ये ऐसे लोग हैं जो धन के पीछे इस कदर भागते हैं कि इन्हें दीन और दुनिया की फिक्र ही नहीं रहती। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। शहर में जब भी किसी बड़े आदमी के घर कोई जश्न या जलसा होता या महफिल जमती तो वहां से मुल्ला नसीरुद्दीन के लिए बुलावा अवश्य आता। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन के नाम बादशाह के दरबार से बुलावा आया कि दरबार में दूसरे दिन शास्त्रीय संगीत का एक शानदार कार्यक्रम है, उसमें मुल्ला नसीरुद्दीन अवश्य आए। बादशाह का पैगाम मुल्ला नसीरुद्दीन की बेगम के हाथों में पड़ गया। वह उस आमंत्रण पत्रा को अपनी किस्मत का ताला खोलने वाली चाबी समझ बैठी और मन ही मन सोचने लगी कि जब वह मुल्ला नसीरुद्दीन को यह पैगाम देगी तो कुछ ऐसा जरूर कहेगी कि मुल्ला इस संगीत के कार्यक्रम में अवश्य जाए। उस दिन उसे मुल्ला नसीरुद्दीन पर बहुत प्यार आ रहा था। वह सोच रही थी कि जिस पति को वह अब तक नाकाबिल इंसान समझ रही थी उसकी इतनी कद्र है कि बादशाह भी उसे अपने पास बुलाता है। उसकी जिस सादगी, निश्चलता और कपटहीन प्रवृत्ति के कारण वह उसे निखट्टू समझती रही है, उसे अपने इन्हीं गुणों की बदौलत बादशाह की नज़र में एक उम्दा इंसान बनने में मदद मिली है। जब मुल्ला नसीरुद्दीन लौटा तब उसकी बेगम ने उसे बादशाह का पैगाम दिया और उसे प्रेरित किया कि वह बादशाह के पास अवश्य जाए और संगीत के इस आयोजन का लुत्फ उठाए। दूसरे दिन जब मुल्ला नसीरुद्दीन बादशाह के दरबार में आयोजित सांगीतिक कार्यक्रम में भाग लेने जाने के लिए सज-धज कर तैयार हुआ तब उसकी बेगम ने बहुत प्यार से कहा, संगीत के कार्यक्रम में बादशाह के इर्द गिर्द बैठे लोगों को भी देखना, समझना और यह जानने की कोशिश करना कि ऐसी क्या बातें हैं जिन्हें बादशाह पसंद करते हैं। क्या पता उस तरह की बातें थोड़े से अभ्यास के बाद तुम भी पैदा हो जाएं और तुम्हें भी बादशाह की पसंद के लोगों में शुमार किया जाने लगे। इससे हमारी शानो शौकत बढ़ेगी।
तुम एक काबिल इंसान हो मगर अब तक तुम्हारी काबिलियत का लाभ परिवार को नहीं मिल पाया है। क्या पता इस बार खुदा तुम्हें बादशाह की नजरों में बस जाने का ही मौका दे दे। बेगम की इन प्यार भरी बातों का मुल्ला पर सीधा असर हुआ। वह अपनी नोकदार टोपी ठीक करते हुए बोला, हाँ बेगम, तुम ठीक कहती हो। इस बार मैं गौर करूंगा कि किन बातों से बादशाह अधिक प्रभावित होता है। इतना कहकर वह बादशाह के दरबार की ओर चल पड़ा। जिस समय मुल्ला नसीरुद्दीन दरबार में पहुंचा, उस समय कार्यक्रम आरंभ नहीं हुआ था। मुल्ला को दरबार में प्रवेश के समय सलाम करने वालों की कमी नहीं थी। मुल्ला नसीरुद्दीन को ले जाकर आगे के तख्त पर बैठाया गया। मुल्ला के तख्त के पास ही बादशाह के बैठने की जगह बनी हुई थी। बादशाह के तख्त के ठीक सामने वह मंच बना था जहां संगीत का कार्यक्रम होना था। थोड़ी देर में ही दरबार खचाखच भर गया और मंच पर कलाकार भी आ गए और अपने साजो सामान के साथ साजिंदे भी। सबसे अंत में बादशाह आए और अपने लिए निर्धारित स्थान पर बैठ गए। कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। एक गायक ने तान छेड़ी। उसके पार्श्व में सारंगी, तबला और तानपूरा लेकर बैठे कलाकारों की उंगलियां थिरकने लगीं। संगीत की स्वर लहरियों में दरबार में बैठे लोग डूबने उतराने लगे। मुल्ला नसीरुद्दीन ने इससे पहले कभी शास्त्रीय संगीत नहीं सुना था, जिसके कारण मंच से आ रही की ध्वनि में उसकी कोई रुचि नहीं थी। उसे तो यही लग रहा था कि गायक एक ही पंक्ति को तोड़ता मरोड़ता हुआ कई भिन्न तरीकों से गा रहा है। आ आ करके। मुल्ला की रुचि बादशाह को देखने में अधिक थी। बादशाह आंखें बंद किए झूम रहा था। उसकी गर्दन गायकी के साथ साथ ऊपर नीचे, दाएं बाएं झटके ले रही थी। मुल्ला ने समझ लिया कि बादशाह संगीत की लय में डूब गया है और संगीत की मस्ती में ही खोया हुआ है। गायक इस राज्य का मशहूर शास्त्रीय संगीत गायक था और उसकी गायकी बादशाह को मस्त कर चुकी था। देखना था कि महफिल में बादशाह किस तरह के लोगों की बातों से प्रभावित होता है। वह जब से बादशाह पर गौर कर रहा था तब से ही उसे इस बात का इल्म था कि बादशाह की लोगों में कोई रुचि नहीं है। वह आंखें बंद किए गायकी के साथ साथ गर्दन हिला रहा है। तबले की तरंग से उसकी उंगलियां भी थिरक उठती हैं। सोचते सोचते मुल्ला ने निष्कर्ष निकाला कि बादशाह को प्रभावित करना है तो शास्त्रीय संगीत गाना सीखना होगा। शास्त्रीय संगीत का दौर समाप्त हुआ। भोजन का दौर आरंभ हुआ। मुल्ला नसीरुद्दीन ने देखा बादशाह आगंतुकों के सलाम पर भी तवज्जो नहीं दे रहे, बस उस शास्त्रीय संगीत गायक से ही बात करने में मशगूल हैं। इससे मुल्ला का वह निष्कर्ष और पुख्ता हो गया कि यदि वह शास्त्रीय संगीत सीख ले तब बादशाह के लिए वह भी बहुत महत्वपूर्ण प्राणी बन जाएगा। बादशाह के पास से लौट आने के बाद मुल्ला ने अपनी बेगम को बताया कि बादशाह शास्त्रीय संगीत का दीवाना है। यदि संगीत चल रहा हो तो उसे दुनिया की कोई परवाह नहीं रहती। मैंने सोचा है कि मैं भी शास्त्रीय गायकी सीखकर अपने फन से बादशाह का दिल जीत लूं ताकि तुम्हारी हसरतें पूरी हो सकें। मुल्ला की बातें सुनकर उसकी बेगम बहुत खुश हुई। पहली बार उसे मुल्ला समझदार इंसान की तरह बात करने वाला शख्स दिखा। पत्नी के चेहरे पर प्रसन्नता की चमक देखकर मुल्ला बोला, बेगम, मैं जल्दी ही शास्त्रीय गायकी करना सीख लूंगा। मैं गायकी के सबसे बड़े उस्ताद के पास जा रहा हूं गायकी सीखने। और इस तरह मुल्ला नसीरुद्दीन गायकी के सबसे बड़े उस्ताद के पास गायकी सीखने के इरादे से पहुंच गया। उसने उस्ताद को अपना परिचय बताते हुए कहा, मुझे उम्मीद है कि मुझ में आप एक अच्छा शिष्य अवश्य पाएंगे। उस्ताद ने मुल्ला की बातें सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, यह तो ठीक है, मगर मैं गायकी सिखाने के लिए पैसे लेता हूँ। कितना पैसा? उलझन में पड़ते हुए मुल्ला नसीरुद्दीन ने रुआसे स्वर में पूछा। पहले 6 माह तक 100 रुपए प्रति माह।
6 महीने बाद से 10 रुपए प्रति माह, उस्ताद ने उत्तर दिया। मुल्ला नसीरुद्दीन ने मन ही मन संगीत सीखने का गणित समझा और पाया कि अभी संगीत सीखना उसके लिए आर्थिक संकट मोल लेना है। तुरंत उसने कहा, तब ठीक है उस्ताद, मैं 6 माह बाद ही आऊंगा। और उसके बाद मुल्ला नसीरुद्दीन विजी भाव से अपने घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने बेगम से कहा, बेगम, बादशाह से दूर रहना ही बेहतर है, कम से कम इससे मैं तुम्हारे पास तो रह पाऊंगा। इसलिए अब गायक बनने का इरादा त्याग रहा है। बेगम पहली बार मुल्ला के मुंह से ऐसी बातें सुन रही थी। उसे मुल्ला का यह कथन अच्छा लगा और वह शर्माकर अपने कमरे में चली गई। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। 3 मौलाना हुसैन बने नसरुद्दीन। नई मजेदार कहानी। लड़ाई लगभग शांत हो चुकी थी। अधिकांश नागरिक अपने अपने घरों में जा चुके थे। सैनिक बाजार के चप्पे चप्पे पर फैल चुके थे। बहुत से लोग गिरफ्तार हुए थे। अधिकांश बाजार बंद हो चुका था। इक्का दुक्का छोटी मोटी दुकानें ही खुली हुई थीं। उधर अमीर ने दरबार की आपातकालीन सभा बुलाई हुई थी। मरघट जैसा सन्नाटा सभा में छाया हुआ था। हर छोटा बड़ा अधिकारी वहां मौजूद था, मगर सभी के चेहरों पर डर, दहशत और आशंका के साए लहरा रहे थे। अमीर अपने शानदार तख्त के सामने पीठ पर दोनों हाथ बांधे बड़ी बेचैनी से चहलकदमी कर रहे थे। एक ओर प्रधानमंत्री बख्तियार और अरसला बेग खड़े थे। उन दोनों के चेहरों पर फटकार सी बरस रही थी। दिल ही दिल में वे मुल्ला नसरुद्दीन को करोड़ों गालियां बक चुके थे। इसके बावजूद भी गालियों का सिलसिला जारी था। एकाएक अमीर रुके और सब पर एक दृष्टि डालकर बोले, यहाँ जो भी कुछ हुआ या हो रहा है, सब आप लोगों के सामने है। अब आप लोगों की क्या राय है? इस मुसीबत से कैसे छुटकारा पाया जाए, यह सवाल हम पहली बार नहीं कर रहे हैं। सब मौन थे, कोई कुछ न बोला। सब सिर झुकाए बैठे रहे। उन्हें खामोश देखकर एकाएक अमीर की मुखमुद्रा बदल गई। उनके चेहरे पर भूकंप के से भाव दिखाई देने लगे। अब तो कई लोगों की जुबानें तालू से जा लगीं, हलक सूख सूख गए। सबसे बुरा हाल बख्तियार और अरसला बेग का था। मुल्क में अमन चैन का पूरा दारोमदार उन्हीं पर था। मगर इससे पहले कि अमीर कोई सख्त हुक्म जारी करते कि एक कर्मचारी उनके सम्मुख हाजिर हुआ और बोला, आका का इकबाल बुलंद रहे। महल के फाटक पर एक अजनबी आया हुआ है जो खुद को बगदाद का आलिम मौलाना हुसैन बताता है। उसका कहना है कि मौलाना हुसैन। अमीर ने उसकी पूरी बात सुने बिना ही हुक्म दंदनाया, उन्हें अदब के साथ भीतर लाया जाए। कर्मचारी चला गया। अमीर के चेहरे का तनाव तेजी से कम होने लगा। उनके चेहरे पर विश्वास के ऐसे चिन्ह दिखाई देने लगे मानो अब उनकी सारी परेशानियां दूर होने वाली हों। कुछ देर बाद आलिम मौलाना हुसैन लगभग दौड़ता हुआ दरबार में आया। ऐ मेरे आका, इस जगत के चांद सूरज, दुनिया के सरताज, अमीर आजम, यह गुलाम आपके लिए दुआ करता हुआ रात दिन सफर करके एक बड़े खतरे से आगाह करने आया है। अमीर, मुझे बताएं कि क्या आजकल कोई नई औरत आपके जीवन में आई है या आने वाली है? क्या अमीर उससे मिले हैं? क्या कहा औरत? अमीर ने तख्त पर बैठे बैठे बेचैनी से पहलू बदला। हाँ, एक औरत लाई तो गई है, मगर हम अभी उससे मिले नहीं, बल्कि इरादा बना रहे हैं। खुदा का शुक्र है, खुदा का लाख लाख शुक्र है। मुल्ला नसरुद्दीन ने राहत की सांस ली, फिर उठा और दोनों हाथ आसमान की ओर उठाकर बोला, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने विद्वता और गंभीरता का सितारा डूबने से बचा लिया। मैं अमीर आजम को बता देना चाहता हूं कि कल रात सितारों व ग्रहों की स्थिति ऐसी थी जो कि उनके लिए काफी खतरनाक थी।
इस नाचीज गुलाम ने, जो कि अमीर के कदमों की धूल चूमने के काबिल भी नहीं, सितारों की चाल देखकर यह पता लगाया है कि जब तक सितारे शुभ घरों में दाखिल न हो जाएं, तब तक अमीर को किसी भी औरत के संपर्क में नहीं आना चाहिए। साथ ही यह भी सच है कि यदि आप ज्योतिष शास्त्र की चेतावनी का अपमान करते हैं तो आपकी बर्बादी सुनिश्चित है। यह तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं सही समय पर पहुंचकर आपको सावधान कर सका। अमीर ने बीच में ही उसे टोका, तुम कहना क्या चाहते हो मौलाना हुसैन? मुल्ला नसरुद्दीन भी अपनी किस्म के एक ही शख्स थे। पूरे आत्मविश्वास से वह बोलते चले गए, मेरे आका, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि मैं ठीक समय आपको सचेत करने आ पहुंचा हूं। मैं आज के दिन अमीर को किसी औरत को छूने से रोक सका, मेरे आका। मैंने सारी प्रजा को गमगीन होने से बचा लिया। मुल्ला नसरुद्दीन प्रसन्नता और आत्मविश्वास का ऐसा प्रदर्शन कर रहा था कि अमीर को उसकी बात पर विश्वास करना ही पड़ा। जब मुझे अमीरे आजम का हुक्म मिला कि मैं उन्हें अशुभ ग्रह नक्षत्रों के अनिष्टकारी प्रभाव के विषय में सचेत करूं, तो मुझे बड़ी खुशी हुई और मैं जरूरी तैयारियां करके तुरंत ही बुखारा के लिए चल दिया। मैंने चलने से कई दिन पहले अमीर की जन्मपत्री तैयार की और उसी समय से अमीर की खिदमत में जुट गया। कल जैसे ही मैंने खगोल नक्षत्रों की जांच की तो पता चला कि वे अमीर के लिए अशुभ व अनिष्टकारी राशि में हैं। सितारा अलशुला, जो डंक की अलामत है, सितारा अलकल्ब, जो दिल का सूचक है, के मुकाबले गर्दिश में है। आगे मैंने 3 सितारे अनलगफ, जो कि औरत के नकाब की अलामत हैं, 2 सितारे अलिकलील, जो कि ताज की अलामत हैं, तथा 2 सितारे अशरतान, जो सींग की अलामत हैं, देखे। मुल्ला नसरुद्दीन एक पल के लिए रुका, फिर कई गहरी सांसें लीं और दरबार का जायजा लिया। सभी दम साधे उसकी बकवास सुन रहे थे। वह धारा प्रवाह इस प्रकार बोले जा रहा था मानो बहुत बड़ा आलिम हो। मैंने मंगल को देखा, जो मंगल ग्रह का दिन है, तथा यह दिन शुक्रवार के खिलाफ बड़े लोगों व अजीम शख्सियतों की मौत का सूचक है। अमीरों के लिए बड़ी ही बदशगुनी का प्रतीक है। यह सब बुर्ज और रास देखकर मैं समझ गया कि ताजपोश अमीर की मौत के डंक का खतरा बना रहेगा यदि वह किसी औरत के नकाब को छुएगा। आठ मेरे आका, मैं आपको सावधान करने की गर्ज से फौरन भागा चला आया। मैंने रात दिन दौड़ाकर 2 ऊंट मार डाले, बाद में मैं बाकी रास्ता पैदल तय करके यहाँ पहुंचा हूँ। अमीर अत्यधिक प्रभावित दिखाई देने लगे। वह बोले, मौलाना हुसैन, क्या यह सच है कि माँ दौलत पर इतना भारी खतरा मंडराया हुआ है? क्या यह बात तुम दावे से कह सकते हो? कहीं तुमसे कोई गलती तो नहीं हुई? गलती और मुझसे? तौबा तौबा हुजूरे आली। बगदाद से बुखारा तक आप एक भी शख्स ऐसा नहीं गिना सकते जो इलाज करने में या सितारों के विषय में मुझसे ज्यादा जानता हो या जो मेरी बराबरी कर सके। ए अमीरे आजम, आप अपने आलिमों से मालूम कर लें कि जन्मपत्री में मैंने सितारों को ठीक ठीक बताया है या नहीं, उनके प्रभाव की खोज ठीक से की है या नहीं। अमीर ने टेढ़ी गर्दन वाले आलिम की ओर देखा। वह बामुश्किल अपने स्थान से उठा और बोला, ज्योतिष विद्या में अद्वितीय मेरे साथी मौलाना हुसैन ने सितारों को सही ही नामांकित किया है। इससे सिद्ध होता है कि इनके इल्म पर संदेह नहीं किया जा सकता। यहाँ तक तो ठीक था, मगर इससे आगे उस टेढ़ी गर्दन वाले ने जो कुछ भी कहा, उसमें मुल्ला नसरुद्दीन को बदनीयती और जलन की बू आ रही थी। वह कह रहा था, विद्वता में सर्वोपरि मौलाना हुसैन साहब ने अमीरे आजम को चांद की 16वीं मंजिल के विषय में तथा उन राशियों के बारे में क्यों नहीं बताया जिनमें वह मंजिल आती है, क्योंकि कैफियतों के बिना यह कहना व्यर्थ है कि मंगल का दिन अजीम शख्सियतों की मौत का दिन है। इनमें ताजपोश भी शामिल है। मंगल ग्रह की मंजिल एक राशि में है, उरुज दूसरे में, ठहराव तीसरे में तथा उतार चौथे में। इसी प्रकार मंगल ग्रह के एक नहीं,
4 घर हैं, लेकिन विद्वान मौलाना हुसैन साहब ने एक ही दर्शाया है। अपनी बात कहकर आलिम खतरनाक अंदाज में मुस्कराया। दरबारी लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। वे सोच रहे थे कि नया आलिम उलझन में फंस गया है, मगर वे क्या जानते थे कि उनके सामने आलिमों का आलिम मुल्ला नसरुद्दीन खड़ा है, जिसने जीवन में कभी हार मानना नहीं सीखा। वह बिना किसी झिझक या परेशानी के बड़े ही नम्र लहजे में बोला, मेरे विद्वान व होशियार साथी, इनके इस दूसरे क्षेत्र में भले ही आप मुझसे अव्वल जानते हों, लेकिन जहां तक सितारों का सवाल है, उनके शब्दों से साफ जाहिर है कि विद्वान इब्न बज्जा के ज्ञान से वे पूरी तरह नावाकिफ हैं। इब्न बज्जा का दावा है कि मंगल की मंजिल हमल तथा अकबर मेष व वृश्चिक की राशि में है, उसका उतार कर्क, उरुज मकर व ठहराव तुला राशि में है, लेकिन बहरसूरत वह मंगल का ही है तथा उस पर उसकी वक्र दृष्टि होने से ताजपोशों के लिए अनिष्टकारी व घातक है। इस प्रकार धारा प्रवाह रूप से बोलते वक्त मुल्ला नसरुद्दीन को इस बात की तनिक भी परवाह नहीं थी कि वह सही बोल रहा है या गलत। वह तो जानता था कि ऐसे मौकों पर बड़बोले और बातूनी लोगों की ही जीत होती है। वह आलिम के साथ भिड़ने के लिए पूरी तरह तैयार था, लेकिन आलिम उसकी चुनौती स्वीकार न कर सका। दरबारी उल्टे उसे ही घूरने लगे, क्योंकि मुल्ला नसरुद्दीन के धारा प्रवाह बोलने से वे काफी प्रभावित दिखाई दे रहे थे। यदि तुमने सभी सितारों का सही नाम व अनुभव बताया है, एकाएक ही अमीर बोल उठे, और तुम्हारी बात पूरी तरह ठीक है, तो भी हमारी समझ में एक बात नहीं आ भा रही है कि हमारी जन्मपत्री में सितारे अशरतान कहाँ से आ गए, जो कि सींगों की अलामत निशानी हैं। मौलाना हुसैन, तुमने वास्तव में ठीक समय पर आकर हमें सचेत किया है, क्योंकि आज सवेरे ही एक जवान लड़की हमारे हरम में लाई गई है। हम उससे मिलने की तैयारी। नहीं मेरे आका, नहीं, एकाएक ही खौफजदा होते हुए मुल्ला नसरुद्दीन चीखा, उसे अपने ख्यालों से ही दूर कर दीजिए। आपके लिए तो उसके बारे में सोचना भी गुनाह है। जिस प्रकार चीखकर असभ्य तरीके से वह अमीर को संबोधित कर रहा था, हालांकि वह दरबारी सभ्यता के विपरीत था, किंतु वह जानता था कि इस प्रकार का नाटक करके ही वह अमीर के अधिक निकट पहुंच सकता है। इसे अमीर के प्रति उसकी वफादारी ही माना जाएगा। इस प्रकार उसने अमीर से उस लड़की को न छूने की पूरी गर्मजोशी से आरजू मिन्नत की। वह बोला, ऐ मेरे अमीरे आजम, मैं चाहता हूं कि मुझे आंसुओं का दरिया बहाना न पड़े और न ही गम का काला लिबास पहनना पड़े। मौलाना हुसैन के इस परामर्श से और परामर्श देने के ढंग से अमीर अत्यधिक प्रभावित दिखाई देने लगे। वह बोले, मौलाना हुसैन, घबराओ मत, तसल्ली रखो, हम अपनी रियाया के दुश्मन नहीं हैं जो हम उसे आंसू बहाने पर मजबूर करें। हम तुम्हें विश्वास दिलाते हैं कि हम अपने जीवन की पूरी हिफाजत करेंगे, क्योंकि हमारा जीवन हमारी रियाया की अमानत है। मेरा विश्वास करो कि तुम्हारी सलाह के बिना हम उसका तो क्या, किसी भी औरत का मुंह नहीं देखेंगे। फिर उन्होंने हुक्का गुड़गुड़ाया। उसके बाद हुक्के की नली आलिम की ओर बढ़ा दी। नए आलिम ने सिर झुकाकर तहेदिल से अमीर की इस मेहरबानी को कबूल किया। यह देखकर सभी दरबारी ईर्ष्या से जल उठे। प्रधानमंत्री बख्तियार और सेनापति अरसला बेग तो ऐसा महसूस कर रहे थे जैसे उन्हें भरे दरबार में नंगा कर दिया गया हो। तभी अमीर ने ऐलान किया, माबदौलत नए आलिम मौलाना हुसैन को अपने राज्य का विद्वान शिरोमणि मुकर्रर करने की मेहरबानी करते हैं। उनकी विद्वता तथा ज्ञान, साथ ही माबदौलत के प्रति वफादारी लोगों के लिए मिसाल है। अमीर बोलते जा रहे थे और दरबार के मुहर्रिर तेजी से रजिस्टरों पर अपनी कलम चला रहे थे। फिर अमीर ने सभी दरबारियों को संबोधित किया, जहां तक तुम लोगों का सवाल है, माबदौलत अपनी सख्त नाराजगी जाहिर करते हैं।
इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि मुल्ला नसरुद्दीन द्वारा फैलाए गए खतरों के अतिरिक्त भी मापदौलत के सिर पर मौत का खतरा मंडरा रहा था, जिसकी तरफ तुम में से किसी ने भी उंगली उठाई। मौलाना ना हुसैन, जरा इन न मुखों के इन मुखा चेहरे तो देखो, बिल्कुल गधे नजर आते हैं। वास्तव में पूरी दुनिया में किसी भी बादशाह ने ऐसे लापरवाह मंत्री न रखे होंगे। मौका अच्छा था, मुल्ला नसरुद्दीन ने फौरन आग में घी डाला। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं आलमपना। मैं तो यह भी कहना चाहता हूं कि इन मुखों के चेहरों पर नेकी और ईमानदारी की झलक भी दिखाई नहीं देती। ये लोग चोर हैं, सबके सब चोर। अमीर ने पूरे आत्मविश्वास और क्रोध से कहा, ये दिन रात हमें लूटते रहते हैं। हमें महल की हर चीज पर नजर रखनी पड़ती है। बादशाह होकर हमें खुद अपनी छोटी छोटी वस्तुओं की हिफाजत करनी पड़ती है। ये लोग अक्सर हमारी कोई न कोई वस्तु गुम कर देते हैं। आज सुबह ही हम अपना रूमाल बाग में भूल आए। मौलाना हुसैन, हमें बताते हुए बड़ी शर्म आ रही है कि आधा घंटा भी नहीं लगा इन्हें वह रूमाल गायब करने में। तुम तो समझ ही गए होगे न मौलाना कि आखिर यह गंदी और गिरी हुई हरकत किसने की होगी। अमीर बोल रहे थे और मुल्ला नसरुद्दीन की पैनी नजरें दरबारियों पर थिरक रही थीं। रूमाल का जिक्र आते ही उसने टेढ़ी गर्दन वाले आलिम को नजरें चुराते देखा। फिर उसने बड़ी सफाई से अपने लिबास की दाहिनी जेब दबाई। मुल्ला नसरुद्दीन की पारखी नजरों से उसकी यह हरकत छुप न सकी। वह बड़ी तसल्ली से अपने स्थान से उठा। धीरे धीरे चलता हुआ आलिम के पास पहुंचा। फिर बड़ी सफाई से उसके लिबास की जेब में हाथ डालकर उसने वह रूमाल खींच लिया जो सोने के तारों से कढ़ा हुआ था। अमीरे आजम, क्या इसी रूमाल के खो जाने पर आप दुखी हैं? यह देखकर आश्चर्य और भय के मारे सभी दरबारी सत्ते में आ गए। नया आलिम वास्तव में ही खतरनाक प्रतिद्वंद्वी सिद्ध हो रहा था। यह टेढ़ी गर्दन वाला वही आलिम था जिसने मुल्ला नसरुद्दीन का विरोध किया था और अब पहले ही झटके में मुल्ला नसरुद्दीन ने उसे तबाह कर दिया। उसका भांडा फूट चुका था। यह सब देखकर भय के मारे सभी अधिकारियों के दिल बैठे जा रहे थे। यह देखकर अमीर गरजकर बोले, वाकई मौलाना हुसैन, वाकई तुम बड़े काम के आदमी हो। अल्लाह गवाह है, यही हमारा रूमाल है। तुम कमाल के आदमी हो मौलाना हुसैन। फिर वह दरबारियों की ओर पलटे, आखिर तुम रंगे हाथों पकड़े ही गए। तुम लोगों ने हमारा बड़ा नुकसान किया है, मगर अब एक धागा भी तुम लोग नहीं चुरा पाओगे। जहां तक इस गंदे चोर का सवाल है, इसके पूरे शरीर के बाल नोचकर इसके तलवों में 100 बेंत मारे जाएं। इसे नंगा करके उल्टा गधे पर बैठाया जाए तथा चोर चोर कहते हुए इसे सारे शहर में घुमाया जाए। बादशाह का हुक्म सुनते ही अरसला बेग ने सैनिकों को इशारा किया। अगले ही पल सिपाहियों ने आलिम को दबोच लिया, फिर धकेलते हुए बाहर ले गए। आलिम बुरी तरह चीख चिल्ला रहा था। बाहर सिपाही उस पर बुरी तरह पिल रहे थे। इस मौके पर जिस किसी सिपाही को उससे कोई खंदक थी, वह बढ़-चढ़ कर हिस्सा ले रहा था। कुछ देर बाद जब उसे दरबार में पेश किया गया तो वह बिल्कुल नंगा था तथा उसके शरीर के सारे बाल नुचे हुए थे। वह बड़ा ही भद्दा और कुरूप नजर आ रहा था। उसका पूरा शरीर खून से लहूलुहान था। ऐसा लगता था कि उसी दाढ़ी और साफे ने ही आज तक उसकी बदकारी और बदनीयती को छिपा रखा था। ऐसी शक्ल वाला व्यक्ति गुंडा, बदमाश और चोर ही हो सकता था। इस पाजी को मेरी नजरों के सामने से दूर करो, इसके साथ वैसा ही सुलूक किया जाए जैसा हमारा हुक्म है। अगले पल सैनिक उसे किसी जानवर की भांति थकियाते हुए बाहर ले गए। अमीर उसके जाने के बाद काफी देर तक नए आलिम से बातें करते रहे। दरबारी शांत भाव से खड़े या बैठे थे। उन सभी के चेहरों पर हवाइयां सी उड़ रही थीं और अब तो वे नए आलिम से नजरें तक मिलाने से कतरा रहे थे।
सबसे बुरी हालत प्रधानमंत्री बख्तियार की थी। उसे अपने अधिकार छिनकर नए आलिम के हाथों में जाते दिखाई दे रहे थे और दिल ही दिल में वह उसे शिकस्त देने की नई योजना सोच रहा था। अभी मौलाना हुसैन उर्फ नसरुद्दीन और अमीर के बीच सफर आदि की बातें चल ही रही थीं कि तभी एक पहरेदार दौड़ता हामफता वहां आया और चीखते हुए बोला, अमीर आजम को मालूम हो कि राज्य में अशांति फैलाने वाले मुल्ला नसरुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या अमीर उछलकर खड़े हो गए, उसे फौरन दरबार में हाजिर किया जाए। अगले ही पल कुछ सिपाही एक बूढ़े को घसीटते हुए लाए और तख्त के सामने फर्श पर फेंक दिया। वह था असली मौलाना हुसैन। उसे देखते ही मुल्ला नसरुद्दीन को सारा दरबार घूमता हुआ प्रतीत होने लगा। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, सराय के अंदर अजीब सा माहौल था। सुर्ख चेहरे वाला मोटा सा सराय का मालिक एक भिखारी नुमा व्यक्ति की गर्दन दबोचे उसे बुरी तरह झकझोर रहा था। भिखारी बेचारा डरासहमा आंखों में खौफ लिए उससे अपनी गर्दन छुड़ाने का असफल प्रयास कर रहा था, लेकिन किसी भी सूरत में कामयाब नहीं हो पा रहा था। कुछ लोग इर्द-गिर्द खड़े तमाशा देख रहे थे। यह देखकर मुल्ला नसरुद्दीन भला कहाँ शांत रहने वाला था। वह आगे बढ़ा और सराय मालिक से मुखातिब होकर बोला, ना क्यों भई, क्या माजरा है? क्यों इस गरीब की चटनी चटनी बनाने पर तुले हो? छोड़ो इसे और पहले बताओ कि क्या किस्सा है। सुरखरू चेहरे वाले ने उसे झटककर इस प्रकार छोड़ा कि वह गिरते गिरते बचा, फिर बोला, यह भिखमंगा आवारा इंसान, अल्लाह करे इसकी नाक सड़ जाए, इसकी आंतों में कीड़े पड़ जाएं। यह तो सब खुदा की मर्जी पर है कि यह होगा या नहीं, मगर आगे का किस्सा तो बयान करो। मुल्ला नसरुद्दीन ने उसे डांटा। यह जलील उस वक्त मेरी दुकान में आया जब मैं सींग कबाब भून रहा था। इस उठाईगीर ने अपने कपड़ों में से एक रोटी निकाली और मेरी अंगीठी पर तब तक सेंकता रहा जब तक कि मेरे सींग कबाब की खुशबू इसकी रोटी में रचबस न गई। जब इसकी रोटी पूरी लज्जतदार हो गई तो इसने मजे से उसे खा लिया और जाने लगा। जब मैंने इससे रोटी सेकने की कीमत मांगी तो पूछिए इन सब से, यह कीमत देने से साफ मुकर गया। अब आप बताइए, मेरे सींग कबाब की खुशबू क्या हराम की थी जो यह रोटी में लपेटकर निगल गया। मुल्ला नसरुद्दीन की समझ में सारी बात आ गई। उसे समझते देर न लगी कि ये सुरखरू चेहरे वाला पक्का हरामी है। मन ही मन उसने सोच लिया कि इसे सबक सिखाना ही होगा। उसने उस गरीब से मुखातिब होकर पूछा, क्यों जी, क्या यह बात सच है? डर और परेशानी के मारे उसके मुंह से कोई बोल न फूटा। वह सहमा हुआ सा खड़ा एकटक उसका चेहरा देखने लगा। उसकी आंखों में ऐसे भाव थे जैसे जिबा होने से पहले बकरे की आंखों में दिखाई देते हैं। क्या तुम्हें इतना भी इल्म नहीं कि बिना कीमत चुकाए किसी की कोई भी चीज लेना गुनाह है? मुल्ला नसरुद्दीन की यह बात सुनकर सुरखरू सराय मालिक का चेहरा खिल उठा। भिखारी को संबोधित करके वह बोला, इस काबिल और इज्जतदार नेक बंदे की बात पर ध्यान दे शैतान। कुछ सुनाया नहीं तूने? मुल्ला नसरुद्दीन ने भिखारीनुमा व्यक्ति से पूछा, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? भिखारीनुमा व्यक्ति ने अपने लिबास में हाथ डालकर कुछ सिक्के निकालकर मुल्ला नसरुद्दीन के हाथ पर रख दिए। सराय मालिक ने अपना आधा फुट चौड़ा चर्बीदार पंजा नसरुद्दीन के आगे फैला दिया। ठहरो, जरा तसल्ली रखो। मुल्ला नसरुद्दीन ने उसका हाथ पीछे हटा दिया और कहा, पहले जरा अपना कान मेरे करीब लाओ। सुरखरू सराय मालिक ने अपना दायां कान मुल्ला नसरुद्दीन के आगे कर दिया। मुल्ला नसरुद्दीन उसके कान के पास मुट्ठी करके सिक्के खनखनाने लगा। कैसी है इनकी खनखनाहट? बहुत खूब, बढ़िया।
मजा आ गया। मुल्ला नसरुद्दीन ने सिक्के भिखारी को दे दिए और बोला, ए मेरे गरीब दोस्त, हिसाब बराबर हुआ, अब तुम जा सकते हो। क्या कहा? सराय मालिक के तेवर फौरन बदल गए। उसकी आंखें लाल होकर बाहर को उबल पड़ी। क्रोध से दहाड़ा, जा सकते हो, लेकिन मेरे पैसे तो मुझे मिले ही नहीं। ज्यादान बनो डॉट। इस बार मुल्ला नसरुद्दीन के गए, तुम्हें तुम्हारी खुशबू की पूरी कीमत मिल चुकी है। भी तेवर बदल। कैसे? कैसे मिल चुकी? सुरखरू चेहरे वाला चिल्लाया, फिर लोगों को संबोधित करते हुए बोला, देख रहे हैं आप लोग कैसी गुंडागर्दी हो रही है यहाँ, और आप लोग चुप हैं। ठहरो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। आप भी सुनिए। मुल्ला नसरुद्दीन ने तमाशबीनों से कहा, हाँ, तुम्हारा हिसाब बराबर इस प्रकार हो गया दोस्त कि इसने तुम्हारे सींग कबाब की खुशबू सूंघी। सूंघी न हो? सींग कबाब खाए तो नहीं? नहीं। बदले में तुमने इसके सिक्कों की खनखनाहट सुन ली और यह भी कहा कि मजा आ गया। कहा था कि नहीं? कहा था। तो बस हिसाब बराबर। वाह वाह, मरहबा मरहूबा। लोग मुल्ला नसरुद्दीन की तारीफ करने लगे, क्या इंसाफ किया है। सराय का मालिक अग्नेय नेत्रों से मुल्ला नसरुद्दीन को घूर रहा था। इस वाकिये को सुनकर सभी जोर से हंस पड़े। मुल्ला नसरुद्दीन भी हौले हौले मुस्करा रहा था, हालांकि उसकी पलकें मुंदी हुई थीं। शोर ज्यादा बढ़ जाता इससे पहले ही एक व्यक्ति बोला, इतने जोर से मत हंसो वरना लोग समझ जाएंगे कि हम मुल्ला नसरुद्दीन की बातें कर रहे हैं। मुल्ला नसरुद्दीन सोच रहा था कि इन लोगों को इस घटना का कैसे पता चला। यह घटना बगदाद में नहीं बल्कि इस्तांबुल में घटी थी, फिर इन बगदादियों को इसकी भनक कैसे पड़ी। तभी मवेशियों के व्यापारी ने कहा, अब एक किस्सा मैं भी सुनाता हूँ। हाँ हाँ, सुनाओ। सुना जाता है कि फिर उसकी आंखों के सामने यह घटना फिल्म के दृश्यों की भांति सजीव हो उठी। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। 5 दोस्तों, जिस तरह मुल्ला नसीरुद्दीन को चाहने वालों की कमी नहीं थी, उसी तरह उससे जलने वालों की भी कमी नहीं थी। उससे ईर्ष्या रखने वाले हमेशा ऐसे अवसर की ताक में रहते थे जिसमें उन्हें उसकी खिल्ली उड़ाने का मौका मिल जाए। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन सुबह की सैर करने निकला था। हमेशा की तरह उसने लंबा चोगा और सलवार पहन रखा था। पाँव में नक्काशीदार जूती थी और सिर पर नोकदार लंबी टोपी। अपनी दाढ़ी सहलाता हुआ मुल्ला अपनी गली में लंबे डग भर रहा था कि उसका एक पड़ोसी, जो कहीं से आ रहा था, रास्ते में ठोकर लगने के कारण गिर पड़ा। मुल्ला नसीरुद्दीन उस समय उसके पास ही था, इसलिए बिना समय गवाए उसने उसे उठाया और उसके कपड़ों की गर्द झाड़ने लगा तो देखा उस व्यक्ति के पाजामे से घुटने के पास खून रिस रहा है। मुल्ला को यह समझते देर नहीं लगी कि उस व्यक्ति का घुटना गिरने के कारण जख्मी हो गया है। मुल्ला नसीरुद्दीन ने उस व्यक्ति से कहा, अपना पाजामा घुटने तक उठा लो, मैं गेंदा के पौधे के पत्ते तोड़ लाता हूँ, उसका रस लगा देने से तुम्हारा जख्म भर जाएगा, खून गिरना तो तुरंत बंद हो जाएगा। इतना कहकर मुल्ला नसीरुद्दीन बिना किसी की इजाजत लिए एक घर के आगे सजावट के लिए लगाए गए गेंदे के पौधों से कुछ पत्तियां तोड़ने लगा। यह अहाता जिसमें गेंदा के पौधे लगाए गए थे रहमत खान का था। रहमत खान मुल्ला नसीरुद्दीन से बैर रखता था। उसे इस बात की रंजिश थी कि एक ही मोहल्ले में रहते हुए मुल्ला नसीरुद्दीन को दूर दूर तक लोग जानते और मानते हैं, जबकि मुल्ला नसीरुद्दीन की माली हैसियत उसके आगे कुछ भी नहीं है और उसे कोई नहीं जानता। मानने की तो बात ही जुदा है। जब रहमत खान ने मुल्ला नसीरुद्दीन को गेंदा के पत्ते तोड़ते देखा तो उसके तनबदन में आग लग गई। जलन से वह सुलग उठा और झल्लाई आवाज में बोला, मियां नसीर, यह क्या कर रहे हो? गेंदा के पौधे मैंने घर की शोभा के लिए लगाए हैं और तुम उसके पत्ते नोच रहे हो।
वह भी बिना इजाजत। मुल्ला नसीरुद्दीन जानता था कि रहमत खान उससे खार खाए रहता है, किंतु अभी वह वाकई बिना इजाजत उसके लगाए गेंदे पौधों के पत्ते तोड़ रहा है। यह ख्याल आते ही कि रहमत का टोकना उचित है, उसने मासूमियत से कहा, माफ करना रहमू, इस आदमी के घुटने छिल गए हैं। उस रिश्ते खून को देखकर मुझे कुछ भी ख्याल नहीं रहा सिवा इसके कि इसके जख्म से खून बहना बंद हो जाए। मैंने यहाँ गेंदे के पौधे देखे तो याद आया कि इसके रस से खून का बहना बंद हो सकता है। बस मैं गेंदा के पत्ते बेख्याली में तोड़ने लगा। ऐसा कहते हुए मुल्ला नसीरुद्दीन गेंदे के पत्तों को अपनी तलहथी पर मसलता भी रहा। रहमत खान मुल्ला नसीरुद्दीन को नीचा दिखाने पर आमादा था। उसने उससे कहा, हाँ ठीक है, पहले तुम इस आदमी का ठीक से इलाज कर लो। मैं भी एक हकीम की तलाश में था। अब तुम पास में हो तो क्या गम है, तुमसे ही अपना भी इलाज करवा लूंगा। दरअसल मुझे मालूम नहीं था कि तुम हकीमी भी करते हो। मुल्ला नसीरुद्दीन रहमत खान की बातों में छुपे व्यंग्य को समझ रहा था, मगर उसकी बातों पर ध्यान दिए बिना ही उसने उस चोटिल व्यक्ति के जख्म पर गेंदे के पत्तों का रस टपकाया। वाकई खून का बहना रुक गया। वह व्यक्ति मुल्ला नसीरुद्दीन को धन्यवाद कहता हुआ विदा हो गया। तब तक रहमत खान अपने दरवाजे पर खड़ा रहकर मुल्ला नसीरुद्दीन की हकीमी देख रहा था। जब मुल्ला नसीरुद्दीन अपने काम से मुक्त हुआ तब रहमत खान ने मुल्ला नसीरुद्दीन को व्यंग्य भरी ती से देखते हुए कहा, हाँ तो हकीम साहब, मुझे भी आपसे इलाज करवाना है। आप तो खुदाई खिदमतगार हैं, मेरा भी भला करें। मुल्ला नसीरुद्दीन समझ रहा था कि रहमत खान उसका मजाक उड़ा रहा है, मगर अपनी शैली में जीने का आदि मस्तमलंग मुल्ला अपने पड़ोसी रहमत खान की व्यंग्यबुझी बातों से अप्रभावित रहा और मुस्कुराते हुए पूछा, बताओ तो सही, तकलीफ क्या है? जितना तजुर्बा है उतनी मदद तो मैं किसी की भी करूंगा। रहमत खान ने मुल्ला नसीरुद्दीन के सामने खड़े होकर अपनी तोंद सहलाते हुए कहा, कल रात एक अजीब वाकया हुआ। वह भी तब जब मैं गहरी नींद सोया हुआ था। नींद में ही मुझे अकबकाहट महसूस हुई। मेरी आदत है कि मैं मुंह खोलकर सोता हूँ। अकबकाहट के मारे मुझे जम्हाई आई और जम्हाई के कारण मेरा मुंह पूरा खुल गया। मेरे घर में बहुत चूहे हैं। जिस वक्त मैं जम्हाई ले रहा था उसी वक्त एक चूहा तेजी से दौड़ता हुआ आया और मेरे मुंह में घुसकर गले की नली के रास्ते मेरे पेट में पहुंच गया और वहीं ऊधम मचाए हुए है। कोई ऐसा उपाय बताइए कि यह चूहा मरे और मेरे पेट में शांति हो। बस इतनी सी बात। यह तो कोई ऐसी समस्या नहीं है कि चिंतित हुआ जाए। मुस्कुराते और अपनी दाढ़ी सहलाते हुए मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा, देखो रहम, तुम बड़ा सा मुंह खोलकर जम्हाई लेना जानते ही हो। बस कहीं से एक छोटी सी बिल्ली पकड़ लाओ और मुंह बड़ा सा करके बिल्ली को गटक जाओ और 2-3 बार बाएं से दाएं, दाएं से बाएं करवटे लो और इसके कुछ देर बाद एक कटोरा ठंडा दूध पी लो। फिर देखो कमाल, बिल्ली चूहे को निगल जाएगी और तुम्हारे पेट में चल रहा चूहे का ऊधम बंद हो जाएगा। और हाँ, यह समस्या तो केवल सामान्य ज्ञान से हल हो जाने वाली समस्या थी, इसमें हकीमी की कोई जरूरत ही कहाँ थी। इतना कहकर मुल्ला नसीरुद्दीन फिर से लंबे डग भरने लगा। वह अपनी दाढ़ी भी सहलाता जा रहा था और मस्त चाल से चल भी रहा था। और रहमत खान कभी मुल्ला नसीरुद्दीन को तो कभी अपने अहाते में गेंदे के पौधों को देख रहा था ठगा सा। दोस्तों, मुल्ला नसीरुद्दीन की यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और नई मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल आरके वर्मा को सब्सक्राइब जरूर कर ले और यह वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।